रामगढ़ ये सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि एक सोच का नाम था। एक ऐसी सोच जहां सूरज तो रोज उगता था, पर औरतों की किस्मत का सवेरा कभी नहीं होता था। यहां की गलियां तो पक्की हो रही थी, पर लोगों की सोच आज भी कच्ची थी। जहां बेटियों के जन्म पर आज भी मिठाइयों की जगह एक खामोशी सी छा जाती थी, और बेटों की हर गलती पर यह कहकर पर्दा डाल दिया जाता था कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं। इसी रामगढ़ की एक संकरी सी गली में 2 मंजिला पुराने से घर में रहती थी सुमन। उम्र 28 साल, पर आंखों में एक ऐसी उदासी थी मानो सदियां गुजार आई हो। उसका शरीर तो उस घर की 4 दीवारी में कैद था, पर उसकी आत्मा, उसके सपने रोज उस घर की ऊंची दीवारों को लांघकर बाहर निकल जाते थे। सुमन कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो उन चंद लड़कियों में से थी जिसने गांव के स्कूल से 12वीं की परीक्षा पहले दर्जे में पास की थी। उसकी उंगलियां जब किताबों के पन्ने पलटती थी तो उसे लगता था मानो वो पूरी दुनिया की सैर कर रही हो। उसका एक ही सपना था, एक छोटा सा सपना, कि वो एक टीचर बने। वो उन छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाना चाहती थी जिनकी आंखों में सपने तो थे, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। वो चाक और ब्लैक बोर्ड की दुनिया में खो जाना चाहती थी, पर उसके पिता राम प्रसाद जी समाज की बेड़ियों में कुछ ऐसे जकड़े थे कि उन्हें अपनी बेटी के सपने समाज के तानों के आगे छोटे लगते थे। वो अक्सर कहते, सुमन ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, लड़कियों को आखिर में चौका चूल्हा ही तो संभालना होता है। तेरी मां को देख, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा पर आज पूरा घर संभाल रही है। यही औरत का असली धर्म है। सुमन अपने पिता से बहस नहीं करती थी। वो बस चुपचाप अपनी नम आंखों से उन्हें देखती और सोचती, क्या मां सच में खुश है, या उन्होंने भी अपनी इच्छाओं को इसी धर्म की आग में जला दिया है। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका सुमन को डर था। उसकी शादी तय कर दी गई। लड़का था विक्रम। शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। देखने सुनने में अच्छा था, घर परिवार भी ठीक लग रहा था। सुमन के मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी, शायद विक्रम उसकी भावनाओं को समझेगा, उसके सपनों को पंख देगा। शायद शहर में रहकर उसकी सोच रामगढ़ के लोगों जैसी नहीं होगी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। सुमन लाल जोड़े में किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी, पर उस भारी लहंगे और गहनों के बोझ तले उसका अपना वजूद कहीं दब सा गया था। जब वो विदा होकर विक्रम के घर आई तो उसकी सासू मां ने घर में प्रवेश करते ही कहा, बहू, इस घर की इज्जत अब तेरे हाथों में है। आज से ये घर ही तेरी दुनिया है। सुमन ने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली, पर वो ये नहीं जानती थी कि घर ही दुनिया है का मतलब दुनिया से सारे रास्ते बंद हो जाना है। शादी के शुरुआती कुछ हफ्ते तो मानो किसी सपने की तरह गुजरे। विक्रम नया नया प्यार दिखाता, उसे घुमाने ले जाता, उसकी पसंद नापसंद पूछता। सुमन को लगने लगा कि शायद उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई, शायद ईश्वर ने उसकी किस्मत में खुशियां लिखी है। पर यह सपना बहुत जल्द टूटने वाला था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, विक्रम का असली चेहरा सामने आने लगा। वो चेहरा जिस पर मर्दांगी का एक झूठा नकाब चढ़ा हुआ था। वो प्यार अब हुक्म में बदल गया था। वो तारीफें अब ताने बन गई थी। एक रात सुमन ने हिम्मत करके विक्रम से कहा, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि घर के पास जो छोटा सा स्कूल है वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं। घर के काम के बाद मेरे पास बहुत समय बचता है। इतना सुनना था कि विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाया, दिमाग खराब हो गया है तेरा। टीचर बनेगी तू, घर में क्या काम कम है जो बाहर जाकर नौकरी करेगी? मेरी कमाई क्या कम पड़ रही है तुझे? आज के बाद अगर ये बात अपने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस रात सुमन कुछ नहीं बोली, बस उसके अंदर कुछ टूट गया था। वो उम्मीद, वो छोटा सा सपना, सब चकनाचूर हो गया था। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। अगर खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाता तो विक्रम थाली फेंक देता। अगर सुमन अपने माई के फोन पर थोड़ी ज्यादा देर बात कर लेती तो विक्रम उसका फोन छीन लेता। वो कहता, तू मेरी बीवी है, मेरी खरीदी हुई कोई वस्तु नहीं, पर तू मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लेगी।
ये घर मेरी मर्जी से चलता है और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। सुमन की दुनिया अब सिमट कर उस रसोई और बेडरूम के बीच रह गई थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी, उसकी आंखों की चमक कहीं गुम हो गई थी। वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, जो सुबह उठती, सबके लिए खाना बनाती, घर साफ करती, कपड़े धोती और रात को विक्रम की मर्द की हवस का शिकार बनती। उस रिश्ते में प्यार नहीं था, सम्मान नहीं था, बस एक की हवस थी और दूसरे की मजबूरी। सुमन ने कई बार अपनी मां से अपना दर्द बांटना चाहा, पर मां हर बार यही कहती, बेटी सब्र कर, हर घर की यही कहानी है, पति परमेश्वर होता है, उसकी हां में हां मिलाना ही पत्नी का धर्म है। थोड़ा सहेगी तो घर बसा रहेगा। समाज का डर, परिवार की इज्जत और एक अच्छी औरत का तमगा, इन सब ने मिलकर सुमन की जुबान पर ताला लगा दिया था। वो हर रात मंदिर में रखी मां दुर्गा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोती, हे मां, तू तो शक्ति का रूप है, तूने तो राक्षसों का संहार किया था, फिर अपनी इस बेटी को इतनी कमजोर क्यों बनाया? मुझे रास्ता दिखाओ मां, इस घुटन से मुझे बाहर निकालो। वो नहीं जानती थी कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही थी और बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो या तो उसे पूरी तरह तोड़ देगा या फिर उसे वो ताकत देगा जिससे वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। दोस्तों, अगर सुमन का ये दर्द आपके दिल को भी छू गया है तो एक पल रुककर इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हिम्मत लिखकर सुमन का हौसला बढ़ाइए। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस कहानी का अगला मोड़ मिस न कर दें, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना होगा। एक दिन सुमन की तबीयत थोड़ी खराब थी। उसे हल्का बुखार था और शरीर में बहुत दर्द था, पर घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सासू मां ने सुबह ही फरमान सुना दिया, बहू, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, अच्छे से खाना बनाना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुमन कांपते हुए हाथों से उठी और रसोई में लग गई। उसका सिर चकरा रहा था, पर वो काम करती रही। दोपहर में जब मेहमान आए तो सुमन ने सबको खाना परोसा, पर शायद कमजोरी की वजह से उससे एक गलती हो गई। दाल में नमक डालना भूल गई। जैसे ही एक मेहमान ने ये बात कही, विक्रम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मेहमानों के सामने ही सुमन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए रसोई में ले गया। तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है, नमक डालना भी भूल गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। उसने गुस्से में दाल का वो गर्म पतीला उठाया और जमीन पर फेंक दिया। गर्म दाल की कुछ छींटे सुमन के पैरों पर भी पड़ी। वो दर्द से चीख पड़ी, पर विक्रम को कोई रहम नहीं आया। उसने दरवाजा बंद किया और सुमन को उस रात बहुत मारा। उस रात सुमन को पहली बार लगा कि ये शरीर उसका ही नहीं, इस पर सिर्फ विक्रम का हक है, जिसे वो जब चाहे, जैसे चाहे तोड़ मरोड़ सकता है। वो जमीन पर पड़ी रोती रही। उसके शरीर के जख्मों से ज्यादा गहरा जख्म उसकी आत्मा पर लगा था। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, अब जीने का कोई मतलब नहीं। वो बस मर जाना चाहती थी। अगली सुबह जब वो उठी तो उसका शरीर टूट रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद सब कुछ खो देने का डर अब खत्म हो गया था। वो चुपचाप उठी, घर का काम किया, पर आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। एक खालीपन था, एक सूनापन था। इसी बीच गांव में एक खबर फैली, जैसे सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंद गिरी हो। खबर थी कि सरकार की तरफ से नारी जागृति अभियान के तहत एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें शहर से एक बहुत बड़ी डॉक्टर और महिला अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर प्रेरणा शर्मा आ रही है। वो औरतों को उनके अधिकारों के बारे में बताएंगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के रास्ते सिखाएंगी। गांव की औरतें इस बारे में कानाफूसी कर रही थी, कुछ कह रही थी, ये सब शहर की बातें हैं, हमारे यहां ये सब नहीं चलता। तो कुछ के मन में एक दबी हुई सी उम्मीद जाग रही थी। सुमन ने भी ये सुना। पहले तो उसे लगा कि ये सब उसके लिए नहीं है, वो इस कैद से कभी बाहर नहीं निकल सकती। पर फिर रात में मां दुर्गा की मूर्ति के आगे खड़े होकर उसे लगा मानो मां उसे इशारा कर रही हो,
मानो कह रही हूं, ये तेरा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दे। सुमन ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने लिए लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी सासू मां से कांपती हुई आवाज में शिविर में जाने की इजाजत मांगी। सासू मां ने साफ मना कर दिया। घर की बहू ऐसे आवारा औरतों की तरह शिविरों में नहीं घूमती। चुपचाप घर का काम कर। पर आज सुमन के अंदर की औरत जाग चुकी थी। उसने कहा, मां जी, मैं सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये सरकार का कार्यक्रम है। शायद सुमन की आवाज में कुछ ऐसा था कि सासू मां भी हैरान रह गई। उन्होंने बेमन से हाँ तो कह दिया, पर साथ में धमकी भी दी, याद रखना, अगर विक्रम को पता चला तो घर में महाभारत हो जाएगी। सुमन के लिए यह हाँ किसी वरदान से कम नहीं थी। वो जल्दी जल्दी काम निपटा कर घूंघट की आड़ में छिपती छिपाती उस शिविर में पहुंची। वहां सैकड़ों औरतें जमीन पर बैठी थी और मंच पर एक तेजस्वी महिला खड़ी बोल रही थी। वो थी डॉक्टर प्रेरणा शर्मा। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था और उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहा था। सुमन चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गई। डॉक्टर प्रेरणा कह रही थी, आप में से कितनी औरतें ये मानती हैं कि पति परमेश्वर होता है? लगभग सभी औरतों ने हाथ उठा दिया। सुमन ने भी झिझकते हुए अपना हाथ उठाया। फिर प्रेरणा जी मुस्कुराई और बोली, और आप में से कितनी औरतें ये मानती हैं कि परमेश्वर कभी अपनी भक्त पर अत्याचार नहीं करता? इस बार किसी ने हाथ नहीं उठाया। सब चुप हो गए। एक सन्नाटा सा छा गया। प्रेरणा जी ने आगे बोलना शुरू किया, तो फिर वो पति परमेश्वर कैसे हो सकता है, जो अपनी पत्नी को इंसान नहीं, अपनी जागीर समझता है, जो उसे मारता है, उसे गालियां देता है, उसके सपनों को कुचलता है? नहीं, वो परमेश्वर नहीं, वो एक अपराधी है। और जो औरत ये सब चुपचाप सहती है, वो देवी नहीं, बल्कि खुद अपने ऊपर हो रहे अपराध में भागीदार है। सुमन को लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो, जैसे किसी ने उसके सालों के दर्द को एक पल में समझ लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर आज ये आंसू मजबूरी के नहीं, बल्कि जागरूकता के थे। प्रेरणा दीदी ने आगे कहा, लोग कहते हैं मर्द की हवस, औरत की मजबूरी। मैं इस बात को नहीं मानती। मैं कहती हूं मर्द की हवस समाज की गिरी हुई सोच का नतीजा है, और औरत की मजबूरी अपने अधिकारों से अनजान होने की सजा है। जिस दिन औरत अपने अधिकारों को जान जाएगी, उस दिन उसकी मजबूरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। उन्होंने बताया कि कानून ने औरतों को कितनी ताकत दी है। घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून, हेल्पलाइन नंबर 181, ये सब वो हथियार है जो हर औरत के पास है, पर उसे चलाना नहीं आता। सुमन एक एक शब्द को अपने जहन में उतार रही थी। उसे लग रहा था कि सालों से बंद एक अंधेरे कमरे में किसी ने एक खिड़की खोल दी है, जहां से रोशनी और ताजी हवा अंदर आ रही है। शिविर खत्म होने के बाद भी सुमन वही बैठी रही। उसके कानों में प्रेरणा दीदी के शब्द गूंज रहे थे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें बस ये यकीन दिलाया गया है कि तुम कमजोर हो। आज पहली बार सुमन को अपने अंदर एक शक्ति का एहसास हुआ, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा से उसके अंदर थी, पर वो उसे पहचान नहीं पाई थी। वो जब घर के लिए वापस चली तो उसके कदमों में एक नई दृढ़ता थी। उसकी झुकी हुई नजरें आज सामने देख रही थी। उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि एक सवाल था, एक सवाल अपने वजूद का, अपने सम्मान का। वो जानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उसे विक्रम से लड़ना होगा, समाज से लड़ना होगा, और सबसे बढ़कर खुद के अंदर के डर से लड़ना होगा। पर आज वो तैयार थी, क्योंकि आज उसे पता चल गया था कि वो अकेली नहीं है। कानून उसके साथ है, और सबसे बढ़कर सच्चाई उसके साथ है। अब उसके पास ज्ञान का वो शस्त्र था, पर इस शस्त्र को चलाने की हिम्मत वो कहां से लाएगी? और क्या विक्रम और ये समाज उसे ये शस्त्र चलाने देगा? ये जानने के लिए आपको कहानी को आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुमन ने अपनी जिंदगी का फैसला कैसे किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और बेल आइकॉन को दबा दे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सुमन को आगे क्या करना चाहिए। सुमन जब घर लौटी तो उसके कदमों में एक नई दृढ़ता थी। उसकी झुकी हुई नजरें आज सामने देख रही थी और उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि एक सवाल था। एक सवाल अपने वजूद का, अपने सम्मान का। घर के अंदर कदम रखते ही उसे विक्रम का सामना करना पड़ा, जो गुस्से में बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। कहां मर गई थी, इतनी देर कहां लगा दी। विक्रम दहाड़ा। रोज की तरह सुमन चुप नहीं रही। आज उसकी आवाज में एक ठहराव था, एक हिम्मत थी। मैं कहीं मरी नहीं थी, जिंदा होना सीखने गई थी। पास में लगे सरकारी शिविर में गई थी, जहां औरतों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा था। विक्रम ये सुनकर चौंक गया। ये वो सुमन नहीं थी जिसे वो जानता था। ये आवाज उसकी दबी समी पत्नी की नहीं थी। जुबान चलाने लगी है। ज्यादा पर निकल आए हैं तेरे, कहकर जैसे ही विक्रम ने हाथ उठाया, सुमन 2 कदम पीछे हटी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हाथ मत उठाना विक्रम। अब मैं वो पुरानी सुमन नहीं हूं जो आपके हर जुल्म को अपना नसीब मानकर सह लेगी। आज मुझे पता चला है कि एक पति का पत्नी पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, बल्कि एक कानूनी अपराध है। और अगर आज के बाद आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन करने में एक पल भी नहीं सोचूंगी। ये मेरा कानूनी हक है। विक्रम का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस औरत को वो अपने पैरों की जूती समझता था, आज वो उसे कानून का पाठ पढ़ा रही थी। उसका पुरुषवादी अहंकार बुरी तरह तिलमिला उठा। तू मुझे धमकी देगी, तू पुलिस बुलाएगी। वो चीखा और सुमन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बंद करने के लिए खींचने लगा। पर सुमन आज तैयार थी। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, हाँ बुलाऊंगी, जरूर बुलाऊंगी, क्योंकि अब मैं और घुटना नहीं चाहती। बहुत सह लिया, अब और नहीं। विक्रम का गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका था। उसने सुमन का गला पकड़ने की कोशिश की और बस उसी पल सुमन ने वो कर दिखाया जिसकी विक्रम ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने पास पड़े फूलदान को उठाकर जमीन पर दे मारा। जोरदार आवाज से पूरा घर गूंज उठा और सुमन अपनी पूरी शक्ति से चीखी, बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर निकल आए। सासू मां, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी, घबरा गई। समाज में इस जाने का डर विक्रम के गुस्से पर भारी पड़ गया। वो पीछे हट गया, पर उसकी आंखों में नफरत और भी बढ़ गई थी। उस रात घर में एक तूफानी खामोशी थी। किसी ने किसी से बात नहीं की, पर 2 लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। एक की सत्ता को चुनौती मिली थी और दूसरी ने अपनी आजादी की पहली लड़ाई जीत ली थी। दोस्तों, सुमन ने जो हिम्मत दिखाई है, वो हर उस औरत के अंदर कहीं न कहीं सोई हुई है जो जुल्म सह रही है। जरूरत है बस उस हिम्मत को जगाने की। अगर आप सुमन के इस कदम से सहमत हैं, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में शक्ति लिखकर उन सभी औरतों का मनोबल बढ़ाएं जो अपनी लड़ाई लड़ रही है। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अब आप देखेंगे कि कैसे ज्ञान की एक चिंगारी ने न सिर्फ एक औरत की, बल्कि एक मर्द की भी जिंदगी बदल दी। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा संदेश है जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अगले दिन सुमन ने एक और साहसिक कदम उठाया। उसने डॉक्टर प्रेरणा शर्मा को फोन किया और अपनी पूरी कहानी बताई। प्रेरणा जी ने उसे हिम्मत दी और कहा, सुमन, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था। अब पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेरणा जी ने विक्रम से बात करने का फैसला किया। जब वो उनके घर पहुंची तो विक्रम और उसके परिवार ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, पर प्रेरणा जी एक मनोवैज्ञानिक भी थी। वो जानती थी कि गुस्से और अहंकार के पीछे एक डरा हुआ इंसान छिपा होता है। उन्होंने बहुत शांति से विक्रम से बात की। विक्रम, मैं यहां लड़ने नहीं आई हूं। मैं बस ये पूछने आई हूं कि तुम सुमन से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या वो एक अच्छी पत्नी नहीं है? विक्रम ने कहा, वो मेरी बात नहीं मानती,
जुबान चलाने लगी है। प्रेरणा जी ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, क्या तुम एक पत्नी चाहते हो या एक गुलाम, एक साथी चाहते हो या एक नौकरानी? मर्दानगी औरत को दबाने में नहीं, उसका सम्मान करने में है, उसे आगे बढ़ने में मदद करने में है। जिस दिन सुमन तुम्हारे बराबर खड़ी होगी, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने एक पत्नी नहीं बल्कि एक शक्ति को पाया है। प्रेरणा जी ने उसे कानून के बारे में भी समझाया कि अगर सुमन चाहे तो उसे जेल भी हो सकती है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती, वो बस अपना सम्मान वापस चाहती है। उस दिन घंटों तक बात हुई। प्रेरणा जी की बातों ने, समाज में हुई बदनामी के डर ने और कहीं न कहीं सुमन की बदली हुई हिम्मत ने विक्रम को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जो कर रहा था वो प्यार नहीं बल्कि जबरदस्ती थी, हवस थी। पहली बार उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उस रात विक्रम सुमन के पास गया और बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो। ये 3 शब्द किसी चमत्कार से कम नहीं थे। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, पर आज ये जीत के आंसू थे। सुमन ने कहा, माफी तब होगी जब आप मुझे मेरी पहचान वापस देंगे। मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं टीचर बनना चाहती हूं। विक्रम चुप रहा और फिर धीरे से बोला, ठीक है। वो एक शब्द सुमन के लिए पूरी दुनिया थी। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, एक ऐसे रिश्ते की कहानी जहां हवस और मजबूरी नहीं बल्कि सम्मान और साझेदारी थी। सुमन ने ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। दिन में वो घर का काम करती और रात में विक्रम के साथ बैठकर पढ़ती। विक्रम, जो कभी उसकी किताबों को फाड़ देना चाहता था, अब रात रात भर जागकर उसके लिए नोट्स बनाता, उसे मुश्किल विषय समझाता। जब सुमन पढ़ने बैठती तो वो खुद चाय बनाकर लाता। ये बदलाव किसी जादू से कम नहीं था। ये उस समझ का जादू था जो सम्मान से पैदा होती है। गांव वाले, रिश्तेदार सब बातें बनाते, कहते विक्रम तो जोरू का गुलाम बन गया है। पर विक्रम अब इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के सपनों में अपनी जीत दिखने लगी थी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया। सुमन ने बीएड की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास कर ली और जल्द ही उसे गांव के उसी सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई, जहां कभी वो पढ़ने का सपना देखती थी। जिस दिन सुमन मैडम बनकर पहली बार स्कूल गई, विक्रम उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने आया। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। वो जानता था कि ये सिर्फ सुमन की जीत नहीं, ये उसकी भी जीत थी। ये उसकी उस पिछड़ी सोच पर जीत थी जिसने उसे एक अच्छा इंसान बनने से रोक रखा था। सुमन अब सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि पूरे गांव की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा करके एक स्वयं सहायता समूह बनाया, उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाई, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उसने उस मजबूरी शब्द को गांव की औरतों की जिंदगी से मिटाने की ठान ली थी। कहानी के अंत में स्कूल के वार्षिक समारोह में सुमन को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। जब वो मंच पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो सामने की पंक्ति में विक्रम बैठा तालियां बजा रहा था। सुमन ने माइक पकड़ा और कहा, लोग अक्सर कहते हैं मर्द की हवस, औरत की मजबूरी, पर मैंने अपनी जिंदगी से कुछ और सीखा है। मैंने सीखा है कि जहां मर्द की सोच में शिक्षा और संस्कार का प्रकाश होता है, वहां हवस अपने आप सम्मान में बदल जाती है, और जहां औरत के हाथों में हुनर और आत्मनिर्भरता की ताकत होती है, वहां मजबूरी खुद ब खुद मजबूती बन जाती है। बदलाव किसी एक से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। सुमन की बात सुनकर पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आज ये गर्व के, सम्मान के और एक सच्चे प्यार के आंसू थे। उसने अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपनी शक्ति को पा लिया था।